हम राजस्थान के महानतम शासक महाराणा प्रताप के विषय में बात करेंगे। महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ ने जिन विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त किया था वो बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि सांगा के शासन के अंतिम वर्षों में ही हमने देखा कि मेवाड़ में विघटन जो था वो सक्रिय हो गया। सांगा ने अपने जीवन काल में रणथंभौर का क्षेत्र अपनी हाड़ी रानी कर्मावती के संरक्षण में उसके पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को दे दिया था। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का गौरव धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। मेवाड़ में राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। हम देखते हैं कि सांगा की मृत्यु के बाद के 10 वर्षों में मेवाड़ की गद्दी पर क्रमशः 3 शासकों का राज्यारोहण हुआ और उनकी अयोग्यता के कारण मेवाड़ के पराभव का युग यानी पतन का युग शुरू हो गया। इन 3 शासकों में से सांगा का बड़ा पुत्र रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य और सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज के पुत्र बनवीर, जिसका नाम हम बहुत बार पन्नाधाय की जो कहानी है उसमें सुन चुके हैं, ये उल्लेखनीय है। रणथंभौर के ऊपर आधिपत्य के प्रश्न को लेकर हम रतन सिंह और उसकी जो सौतेली माता थी करमवती और उसके भाई सूरजमल हाड़ा के बीच जो तनावपूर्ण संबंध हो गए थे उनके विषय में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त पहले सुना ही होगा कि इनके बीच में आपस में तनाव उत्पन्न हो गया था रणथंभौर के आधिपत्य के प्रश्न को लेकर, और यही तनाव रतन सिंह व सूरजमल की मृत्यु का कारण भी बना। चूँकि रतन सिंह निसंतान था तो उसका भाई विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा और उसके शासनकाल में मेवाड़ में 2 बार गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण का सामना मेवाड़ को करना पड़ा था। वो एक बहुत ही अयोग्य और विलासी शासक सिद्ध हुआ। जनता धीरे धीरे उसकी विरोधी होती चली गई। राज्य में चारों ओर अव्यवस्था हो गई और इस अवसर का लाभ उठाकर सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज के अवैध पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और मेवाड़ की गद्दी हथिया ली। उसने अपने भाई उदय सिंह को भी मौत के घाट उतारने का प्रयास किया था, लेकिन पन्नाधाय के प्रयासों के कारण उदय सिंह बच गया। और पन्नाधाय की कहानी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में उसका यहाँ पर भी उल्लेख करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कैसे पन्नाधाय ने बनवीर से उदय सिंह को बचाया था और उदय सिंह की जगह अपने पुत्र को उसने बनवीर को सौंप दिया था, जिसकी हत्या बनवीर द्वारा कर दी गई थी। 1540 में मेवाड़ के प्रमुख सरदारों के सहयोग से उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और उस समय बनवीर को मेवाड़ छोड़कर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रताप से पूर्व के मेवाड़ की हम बात करें तो उदय सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की स्थिति में कुछ सुधार आया। उसने मेवाड़ की गौरव को पुनः स्थापित करने के कुछ प्रयत्न किए। कुछ खोए हुए प्रदेशों को पुनः उसने जीता और मेवाड़ के अधीन किया और विद्रोही सामंतों का भी उसने दमन किया। जिस समय उदय सिंह मेवाड़ की स्थिति में सुधार लाने में व्यस्त था, उस समय शेरशाह अपने विजय अभियान पर राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश की ओर आया हुआ था तथा उसने गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव को पराजित किया था और मारवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और चित्तौड़ के दुर्ग की ओर वो चला गया था और उसको अपने भी अधिकार में उसने भी लाने की कोशिश की। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय में हम मेवाड़ की यदि स्थिति देखें तो हम पाएंगे कि महाराणा प्रताप को सिंहासन जो था वो कांटों के ताज के रूप में प्राप्त हुआ, क्योंकि अनेक समस्याएं उनके सामने थी। समस्याओं की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस समय महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे थे उनके समक्ष अव्यवस्थित, पराजित और आर्थिक दृष्टि से क्षीण मेवाड़ का राज्य था और मेवाड़ बड़ा ही उसका जो क्षेत्रफल था वो संकुचित हो गया था। मेवाड़ की गौरव की पुनर्स्थापना करना उनकी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साथ ही साथ अकबर, जो कि अपनी शक्ति का विस्तार केंद्र में कर चुका था और एक शक्तिशाली मुगल सम्राट के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका था, उससे मेवाड़ की स्वतंत्रता को कायम रखना भी उनकी एक चुनौती रही, एक समस्या कह सकते हैं हम
समस्या के रूप में रहा। राजपूताना के विभिन्न शासकों द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेना भी राणा के लिए समस्या का काम हो गया था, क्योंकि अब अकबर की शरण में जब ये सारे के सारे चले गए थे शासक, तो महाराणा प्रताप को इनसे किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, और ये सभी अब अकबर के मित्र होने की वजह से महाराणा प्रताप के विरोधी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। फिर महाराणा प्रताप के भाई जगमल द्वारा भी अकबर की शरण में चले जाना महाराणा प्रताप के लिए परेशानी का कारण रहा। चूँकि जगमल महाराणा प्रताप का भाई था और वो बहुत सी जानकारी अकबर को दे सकता था, तो ऐसे में महाराणा प्रताप की परेशानियां बढ़ गई थी। प्रताप द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंधों की अपेक्षा करना तथा उसके विरुद्ध अकबर द्वारा युद्ध का मार्ग अपनाना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। युद्ध से पूर्व अकबर द्वारा मेवाड़ की समस्या को कूटनीति द्वारा सुलझाने का प्रयास किया गया था, और प्रताप से समझौते के लिए 1572 से 1576 के बीच में अकबर द्वारा 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे। यानी हम देखते हैं कि अकबर ने युद्ध से पहले अपनी तरफ से 4 बार ऐसी कोशिश करी कि वो महाराणा प्रताप के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर ले, या ये हम अलग शब्दों में कहें तो महाराणा प्रताप अकबर की अधीनस्थता को स्वीकार कर लें। उसके लिए 4 बार प्रतिनिधि मंडल भेज के कोशिश की गई थी और उनके समक्ष अधीनस्थ संधि का प्रस्ताव रखा गया था। पहला शिष्टमंडल जलाल खां के नेतृत्व में भेजा गया, लेकिन ये असफल रहा और महाराणा प्रताप को जलाल खां समझाने में या अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार कर पाने में असक्षम रहा, तो ये फेल हो गया। फिर दूसरा शिष्टमंडल अकबर ने ये विचार किया कि किसी महत्वपूर्ण राजपूत सामंत के नेतृत्व में भेजना चाहिए, जिससे कि महाराणा प्रताप के ऊपर कोई प्रभाव पड़े। शायद उसे ऐसा लगा कि शायद प्रथम प्रतिनिधिमंडल जो था वो एक मुसलमान जो अधिकारी था उसके नेतृत्व में गया था, और इसलिए महाराणा प्रताप ने उसे स्वीकार नहीं किया होगा। तो इस बार मान सिंह को भेजा गया था, और मान सिंह जब वहाँ पहुँचा तो महाराणा प्रताप ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन स्वयं उपस्थित नहीं हुए, और एक तरीके से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी प्रकार की संधि वार्ता के लिए तैयार नहीं है। तो हम देखते हैं कि 1583 में जो ये शिष्टमंडल भेजा गया था ये फेल हो गया। फिर तीसरा शिष्टमंडल अकबर ने राजा भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा, और भगवंत दास भी अकबर की अधीनस्थता स्वीकार कर पाने के लिए महाराणा प्रताप को राजी नहीं कर पाए। फिर अंतिम जो शिष्टमंडल था वो 1573 में राजा टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया था, और अकबर इस बार काफ़ी आशावान था, क्योंकि टोडरमल पर अकबर को बहुत विश्वास था, लेकिन प्रताप ने टोडरमल की बात को भी नहीं स्वीकारा, और ये मंत्रिमंडल ये जो शिष्टमंडल था ये भी असफल हो गया। अंततः अकबर को प्रताप के साथ युद्ध करने के लिए अपने आप को अकबर ने मानस बनाया, यानी तैयार किया, और फिर युद्ध के माध्यम से प्रताप को अपने नियंत्रण में लेने की बात के ऊपर उसने विचार किया। अकबर और प्रताप के मध्य संघर्ष हल्दी घाटी के मैदान में हुआ, और ये जो चारों शिष्टमंडल थे उसके फेल हो जाने के बाद 21 जून 1576 को हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया। इसके जो कारण थे हम सभी जानते हैं कि दोनों ही शक्तियों के साम्राज्यवादी और स्वाभिमानी जो व्यवहार था वो इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा। अकबर द्वारा जो प्रतिनिधि मंडल भेजे गए उसमें
उसकी असफलता एक कारण रहा। प्रताप का अपनी शक्ति संचय करना, धीरे धीरे प्रताप अपनी शक्ति का संचय कर रहा था अकबर से युद्ध करने के लिए, वो भी एक कारण रहा। फिर मुग़लों की जो आर्थिक स्वार्थ था जो वो मेवाड़ से प्राप्त करना चाहते थे, वो एक कारण रहा। और धार्मिक महत्व, यानी दोनों दोनों शासकों का धर्म को लेकर जो नज़रिया था वो अलग अलग होना भी एक कारण रहा। युद्ध की बात करें हम तो मार्च 1576 को मान सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना भेजी, मान सिंह के नेतृत्व में, और एक दिन ही ये युद्ध लड़ा गया था। मेवाड़ की सेना ने मुग़ल सेना पर आक्रमण किया और रक्तदान नामक स्थान पर दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। मुग़ल सेना को राणा की सेना ने डट के मुकाबला किया और एक समय ऐसा था जब मुग़ल सेना थोड़ी सी पीछे हटने लगी थी, किंतु रण क्षेत्र में राणा का घोड़ा चेतक घायल हो गया और उस वजह से, उसके घायल होने की वजह से राणा को भी कुछ चोट आई तथा राणा को उसके सरदारों द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। राणा जैसे ही रण क्षेत्र छोड़ के गए वैसे ही राजपूत सेना में खलबली मच गई और मुग़लों की जो पराजय थी वो विजय में बदल गई। हम पराजय के कारणों की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि एक निश्चित योजना का अभाव जो था वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा इन दोनों के बीच, यानी मेवाड़ के शासक की पराजय का। फिर इन्होंने मेवाड़ की समतल भूमि पर पड़ाव डाला, वो भी एक कारण रहा, क्योंकि उससे स्पष्ट रूप से युद्ध जो था वो सेना जो थी आमने सामने के युद्ध में आमने सामने का युद्ध कर पाई। अकबर के आने की खबर, जो झूठी खबर फैलाई गई थी, वो भी एक कारण रहा। फिर चेतक का घायल हो जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा। और हालांकि प्रताप के जो सेना नायक थे उन्होंने कोशिश करी कि इस युद्ध को वो बचा सकें, प्रताप को की तरफ इस युद्ध का, यानी ये युद्ध प्रताप के पक्ष में जाए, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। फिर कुछ सेना नायक बहुत धैर्यहीन हो गए थे और उनमें वो कुछ गुणों का ऐसा अभाव रहा जो उनकी धैर्यता को वो धैर्य से युद्ध नहीं लड़ पाए। परंपरागत युद्ध प्रणाली जो थी वो भी एक कारण रही। फिर मुग़ल सेना जो थी वो बहुसंख्यक थी और काफ़ी अनुशासन में थी, जबकि राणा की सेना संख्या में भी कम थी। और चूँकि विभिन्न शासक राजपुताना के अकबर का समर्थन कर रहे थे, तो प्रताप को किसी प्रकार से राजपूतों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया था। फिर महाराणा प्रताप की दयनीय आर्थिक स्थिति थी, वो भी एक कारण रही। परिणामों की हम बात करें तो अकबर का विजय प्राप्त करना तो ठीक रहा, यानी अकबर विजित तो हो गया था, किंतु अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाया। वो ना तो प्रताप को बंदी ही बना पाया और ना ही उसने मेवाड़ पर अपना प्रभुत्व कायम करा। उसने जब गोगुंदा पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया तो स्थानीय नागरिकों ने उसका घोर विरोध किया और राणा की पराजय को मानने से इनकार कर दिया। फिर हम देखते हैं कि बाद के समय में महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन किया और फिर छापामार युद्ध पद्धति को उन्होंने अपनाया। 1577 में पुनः संघर्ष की शुरुआत हुई और अकबर ने 1576 में राजा भगवंत दास तथा हनुमंत सिंह और कुतुबुद्दीन को सेना लेकर गोगुंदा विजित करने के लिए भेजा तथा स्वयं भी गोगुंदा आया। अकबर के आगमन की सूचना मिलने से महाराणा प्रताप जो थे वो जंगलों में वापस चले गए और युद्ध के लिए नहीं आए। अकबर मोही गांव के पास कई दिनों तक ठहरा, किंतु कुछ समय पश्चात फिर वो लौट गया। अकबर के लौटने के बाद प्रताप पुनः सक्रिय हुए और उन्होंने उदयपुर और गोगुंदा पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और मुग़ल सेना ने 1577 में कुंभलगढ़ के अवैध का जो दुर्ग था उस पर घेरा डाला। राणा प्रताप दुर्ग से
चुपचाप, वो क्योंकि दुर्ग के भीतर थे लेकिन वो दुर्ग से निकल के बाहर चले गए और मुग़ल सेना के विरुद्ध वो अपनी सैन्य कार्यवाही उन्होंने जारी रखी। हम देखते हैं कि इन सारी परिस्थितियों में राणा का कोष खाली हो गया था और राणा के पास धनाभाव देखकर उनके मंत्री भामाशाह ने उनकी मदद करी। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने भेंट करी और इनसे सहायता प्राप्त करके राणा ने अपनी सेना पुनः तैयार करी और कुंभलगढ़ पर एक बार वापस से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर अकबर को जब ये जानकारी मिली तो अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना के साथ कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप को फिर जंगलों में 2 वर्ष तक भटकना पड़ा। लगातार वो जंगलों में इधर उधर भटकते रहे और 1585 को अकबर का ध्यान उत्तर पश्चिमी प्रांत की तरफ केंद्रित हो गया और उसने राजस्थान से अपना ध्यान हटा लिया। उस दौरान राणा ने कुंभलगढ़, मोहे, उदयपुर, पिंडवाड़ा आदि स्थानों पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने चामुंडा में अपनी राजधानी स्थापित करी और चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। 1585 से 1597 तक का समय उन्होंने यहीं व्यतीत किया और 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई तथा उनका अंतिम संस्कार चामुंडा से 1.5 मील की दूरी पर बारडोली नामक ग्राम में हुआ। हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो थे वो अकबर की इच्छा पूरी नहीं करी उन्होंने। अकबर जैसा चाह रहे थे कि महाराणा प्रताप या तो उनकी अधीनस्थता स्वीकार कर लें या उनसे किसी प्रकार की संधि कर लें। वो आजीवन अकबर ने उनके राज्य के ऊपर तो अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, किंतु महाराणा प्रताप को वो अपने दरबार में लाने में सफल नहीं हो पाया और महाराणा प्रताप स्वयं एक स्वतंत्र शासक की जैसे ही आजीवन उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा और यही महाराणा प्रताप की महानता है और इसीलिए महाराणा प्रताप को अकबर से भी ज़्यादा महान शासक का दर्जा इतिहास में दिया जाता है।